Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of chapter 4, motion in a plane. So in my previous video I discussed about the topics of vectors and scalars and type of vectors, and after that modulus of a vector and some numericals which are just similar to the same rectangular component of a vector. तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे इन सब चीजों को. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को आपको मैंने आई कैप और जे कैप और के कैप के टर्म्स में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन करके उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे. आज हमें कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक हमारा रहेगा जैसे यूनिट वेक्टर, वहां पे हमने डिस्कस नहीं करे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे. देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा वेक्टर्स का, और रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे. एंड देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. और इसके साथ आफ्टर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हियर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रायंगुलर्स लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. ये भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो स्टूडेंट, first I will start my today's video with the definition of unit vector. तो स्टूडेंट आपको नेम से ही पता चल रहा है, दिस इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मींस यूनिट मींस वन. क्लियर? अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is 1. But in definition term I can write here unit vector is the ratio of a vector, जो भी हम गिवन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं उसका वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर. सपोज in this condition if I consider here, let I have an example of vector A. Suppose vector A is a vector. Clear? So for this vector A, if I will represent the unit vector, it will be represented by A cap. ठीक है, यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, इट इज represented by a symbol cap symbol above the given vector. तो कोई भी गिवन वेक्टर है उसके ऊपर अगर एक कैप का सिंबल आ रहा है, ठीक है, तो आप उसे बोलेंगे कि वो यूनिट वेक्टर है. ठीक है, तो लेट्स सी A is a vector, so the unit vector of A, unit vector of A, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर इज A कैप. ठीक है, A कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड विच इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन रेशियो ऑफ द वेक्टर A and its magnitude. Point is clear, student? So this one is the definition of unit vector. And here if we think about one important point with respect to the unit vector, we can say that जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीट्यूड जो होगा यूनिट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. क्लियर स्टूडेंट? इसको अगर चेक करना है कि क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा नहीं होगा, इसके लिए कोई एक एग्जांपल रैंडमली लेते हैं. एग्जांपल सपोज हमने आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ली, हमें कोई वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, एंड वी नीड टू फाइंड फर्स्ट इसका वेक्टर. इसका हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, फाइंड a कैप एंड इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो. जब a कैप फाइंड हो जाएगा तो उससे पहले हमें मैग्नीट्यूड का भी पता चली जाएगा, बिकॉज इसको यहाँ यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला में. लेट्स सी स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ a हम फाइंड करेंगे. ओके, फाइंड a कैप एंड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप, इसको अलग से फाइंड करेंगे. ठीक है, नाउ स्टूडेंट सी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a आपको बताया था 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, एंड इट विल बी 9 प्लस 4 13. इट इज 13 यूनिट. ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है यूनिट. एंड आफ्टर दैट a कैप विल बी वेक्टर a
of mod of A. Vector A ratio mod of A. Vector A is 3i cap plus 2j cap and this is square root of 13. अब इसे आप सेपरेट कर लो, 3 into square root of 13 of I cap plus 2 upon square root of 13 of j cap. I cap और j cap क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस में यूनिट वेक्टर है. ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास a cap की वैल्यू आ गई, इसे पॉइंट आउट कीजिए. ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसे. अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं देयरफॉर नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट मॉड्यूलस ऑफ यूनिट वेक्टर व्हिच इज हियर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. तो इसको चेक कर लेते हैं कि होगा नहीं होगा. लेट्स सी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही है जो मॉड्यूलस वाला है. यहाँ नेम बोलने का अलग अलग रहता है, मैग्नीट्यूड बोल दिया या मॉड्यूलस ऑफ ए कैप बोल दीजिए, बात एक ही है. ठीक है, सी हियर 3 3 जा 9, 9/13 प्लस 2 2 जा 4/13. और स्टूडेंट यहाँ देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर भी 13 नीचे भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 13 13, इट विल बी इक्वल टू 1. तो पॉइंट क्लियर हुआ आपको. यूनिट वेक्टर क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ये आपके सामने है. ठीक है, इसको देखकर समझिए यूनिट वेक्टर क्या है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. और इस यूनिट वेक्टर के बेस पे अब एक आपको होमवर्क यहीं पे चेंज करके दे रहा हूँ क्वेश्चन. आप उस क्वेश्चन को लिखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर. मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे डिजिट. फाइंड द यूनिट वेक्टर, इट इज योर होमवर्क. इसी पे नोट कर लेते हैं. फाइंड द यूनिट वेक्टर फॉर b इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, एंड फाइंड सॉरी दिस वन इज b कैप, तो हाँ b कैप फाइंड कर लेंगे और जैसे हम प्रीवियस में थे इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे. क्लियर स्टूडेंट, करना है इस क्वेश्चन को आपने जैसा मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उसकी हेल्प से. पॉइंट इज क्लियर, और उसके बाद अपना रिस्पांस बताइएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दिस इज डन. नेक्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर. तो जब हम वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो स्टूडेंट इसमें हम यूज करेंगे जियोमेट्रिकल मेथड यूज. ठीक है, कोई इतना भारी जियोमेट्रिकल मेथड को यूज करेंगे तो इतना जो भारी आपके पास काम नहीं है. इसको कैसे करेंगे, सी हियर सपोज आई हैव अ टू वेक्टर. लेट वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर a and वेक्टर b, and we want to add these two vector in first case then subtract. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक, आपको वेक्टर को कैसे ऐड करना है आपको समझाया था कि एक किसी वेक्टर को हम एक एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वेक्टर a है या चाहे कोई दूसरा वेक्टर आपके पास वेक्टर b है. पॉइंट क्लियर. तो अब हमने क्या करना है कि अगर मुझे वेक्टर a को वेक्टर b के साथ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो वेक्टर a का हेड है उससे कनेक्ट करूंगा जो सेकंड वेक्टर है उसका टेल. ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगी. जो प्रीसीडिंग वेक्टर है उसका हेड, जो सक्सीडिंग नेक्स्ट वाला है उसके टेल से कनेक्ट होगा. ठीक है, और आपको टेल और हेड यहाँ पे कंफर्म होंगे कि क्या होते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं या तीन या दो से ज्यादा, तो उन सबको इसी प्रोसेस से आपने ऐड करना है. तो सपोज मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ यहाँ पे ऐड करूंगा. ठीक है, तो देखिएगा सपोज यही हमारे पास जो दो वेक्टर है, वेक्टर ए हो गया हमारे पास और वेक्टर बी को हम ऐड करेंगे इसी के पैरेलल एक लाइन. आपको खाली जनरल समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है पैरेलल लीजिए. ठीक है, मैं आपको बस इसके थोड़ा सा सेम पैरेलल लुक आ जाए तो इसलिए आपको यहाँ पे इस वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया. ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपने ऐड कर दिए. अब जब दोनों वेक्टर ऐड कर दिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड की tail of second will connect with the head of first, and after that if you think about here in case of addition and subtraction, इसके साथ ही हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ ही हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. ठीक है, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी ऐसे ही रखिए. अब इसके बाद हम अगर डिस्कस करें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर. ठीक है, तो स्टूडेंट सी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट. हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे
कि एक हमारा फाइनल वेक्टर आएगा जो हमारे पास टेल ऑफ ए एंड हेड ऑफ बी से कनेक्ट होगा। तो अब जो नया वेक्टर आएगा ना स्टूडेंट, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसी के साथ ऐड कर लीजिए ये टॉपिक भी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, अब देखिए जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आएगा वो क्या होगा, उसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर्स इज अ वेक्टर which is connected in such a way that tail of the resultant vector, suppose ये हमारे पास resultant vector है r, ठीक है, इसका tail of the resultant vector will connect with the tail of the first vector or initial vector, and the head of the resultant vector will connect with the head of the final vector। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल क्या है, वेक्टर ए, फाइनल क्या है, वेक्टर बी। तो हम यहाँ से एक कनेक्ट कर देंगे लिंकिंग में। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा डायग्राम में हल्का सा चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। तो ये देखिए जो ब्लू कलर में आपके पास लाइन दी है उसमें क्या है, ब्लू कलर का जो टेल है वो आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर था उससे कनेक्ट है, जो ब्लू कलर का हेड है वो आपके पास क्या है, जो आपका सेकंड वेक्टर है फाइनल वेक्टर, उससे कनेक्ट है। तो क्या कंक्लूजन निकला, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। और इन केस ऑफ एडिशन हम इस रिजल्टेंट वेक्टर को r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिखेंगे, क्योंकि ये b की भी पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कंसीडर करी है और a की भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ही मिली। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब सपोज हम यही रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर फाइंड कर रहे हैं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे आता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ देखिए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से आपको डिटेल दे रहा हूँ। हम यहाँ सपोज फाइंड कर रहे हैं a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, a माइनस बी है, ठीक है। तो इस a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे इन केस ऑफ एडिशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की क्या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b आप लिखेंगे। तो अब इस केस में आप देखिए कि जो आपके पास वेक्टर b है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, ये वेक्टर b है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर बोलेंगे मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। डेफिनेशन में आपको बताई थी नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट इज क्लियर? सो हियर वी वांट वेक्टर a and negative of vector b and we connect the both vector, ठीक है, with respect to each other। इससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ब्लैक कलर से, नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। तो स्टूडेंट जब इसको और इसको मैं कनेक्ट करूंगा, देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। अब मैं इसी डायग्राम पे आपको लुक कर रहा हूँ, ठीक है, लुक कर दिखा रहा हूँ इसी डायग्राम पे। तो मैं यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन थी ना b पॉजिटिव, इसको हम पार्शियल ले लेते हैं, मतलब इसको अब लाइट ले लेते हैं। ये कंडीशन आपको एक ही में कंबाइन करके समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। अब हम फोकस मेनली करेंगे, ठीक है, इस वाले वेक्टर पे। यहाँ पे इस वाले रिजल्टेंट को भी मैं थोड़ा लाइट कर दे रहा हूँ, इसका भी कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है, ये आपको समझा दिया है। अब हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी, हमने यहाँ पे माइनस बी वेक्टर लिखा है, तो इस बी वेक्टर की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो माइनस बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड में सेम है तो गेस कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये वेक्टर आ गया आपके पास माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर तो हमारे पास ओके है, पहले से ही था। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है अब वो इतना नहीं होगा, डिफरेंस में। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, आपके पास सेम प्रोसेस है, ज्योमेट्रिकल मेथड सेम है जैसे ऐड होना है उसमें, ठीक है, तो वो ऐसे कनेक्ट हो गया आपके पास। तो इसको अगर हम ब्लू कलर से दिखाएं तो ब्लू कलर से शो कर लीजिए। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ two vector in which one is positive and other is negative, means this is the negative of two vectors। तो रिजल्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर भी आपने सीख लिया,
एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर भी आपने सीख लिया विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर को a प्लस माइनस बी लिखें, उसके बाद फिर आप इसे a माइनस बी लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। पॉइंट इज क्लियर। तो स्टूडेंट ये रिजल्टेंट वेक्टर आपने इस फॉर्मेट में शो कर दिया in term of difference of two vector. Here the resultant vector in term of addition of two vector, here the resultant vector in term of difference of two vector. तो addition and difference भी हम यहाँ से समझ गए एक ही साथ, और बाकी हम यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी समझ गए। पॉइंट क्लियर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ज्योमेट्रिकल मेथड याद रखना है कि आपको कैसे उसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया ना अभी, और एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करा है, तो उनकी हेल्प से अब हम यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सी स्टूडेंट, this is the definition of triangle law of vectors. To save our time, I have written this definition in front of you. So according to this definition states that if two vectors acting on a particle at same time, they represented the direction and magnitude of the two sides of a triangle taking in order, then their resultant vector will represent, or you can say that their resultant vector is represented the magnitude and direction of the third side of a triangle taking in an opposite order. तो जब हम यहाँ पे taking in an opposite order, तो जब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दो आपको बेसिकली पता है ट्रायंगल में क्या है, आपके पास तीन साइडें होती हैं। तीन साइडें मींस तीन वेक्टर यहाँ पे जरूरत है हमें, ठीक है। तो अब इसको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इनिशियली हम यहाँ पे दो ही आपके पास वेक्टर डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल है, अगर उस पे दो वेक्टर आपके पास एक्ट है, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, दीज टू वेक्टर्स A and B are represented the two side of a triangle. देखिए, at the same time the magnitude and direction, they are represented the magnitude and direction of two side of a triangle taking in order. Taking in order means that पहले हमने वेक्टर A लिया, उसके बाद ऑर्डर में ही लेंगे, इससे कनेक्ट कर लेंगे। जैसा आपको स्लोप यहाँ दिख रहा होगा, उतने ही एंगल पर आप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना एंगल यहाँ थीटा है उतना एंगल यहाँ पे भी होगा, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, अब इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, समझाने के लिए था। तो ये दो आपके पास जो वेक्टर हैं, जो किसी एक सिंगल पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इफ दे रिप्रेजेंटेड द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, आपको पता है इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अभी एडिशन ऑफ वेक्टर में आप डिस्कस कर चुके हो, रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब देखिएगा डेफिनेशन, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इफ इट इज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, और यू कैन से इफ इट इज टेकन इन एन अपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आई? अगर इसको हम अपोजिट ऑर्डर में ले लें, सी हियर, हमारे पास पता है हमारे आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर इसकी मैं अपोजिट डायरेक्शन लूंगा नेगेटिव आर, ये आएगा नहीं आएगा स्टूडेंट? और इसको और इन दो वेक्टर को लिंक करके देखो, आपको एक ट्रायंगल का क्लोज्ड डायग्राम मिलेगा, और इसमें जो वेक्टर कनेक्ट होंगे ना, देखिए आप, वो आपके पास इन ऑर्डर कनेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन इन ऑर्डर कनेक्ट होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर है ना, आपको उसे रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ेगा। देखिए, ये वेक्टर A था, ठीक है, ये वेक्टर B था, और ये वेक्टर नेगेटिव ऑफ R, ठीक है। अकॉर्डिंग, फिर रिवीजन करिए इसका, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स A and B एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, दीज टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकिंग इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर will represent
the third side of a triangle taken in an opposite order. कब करेगा? अभी थर्ड साइड नहीं कर रहा है, अभी आप पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इसी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को मैं नेगेटिव आर लूंगा तो ये कोई थर्ड साइड, जैसे ए है बी है, हमने गेस किया था, तो इसको नेगेटिव ऑफ आर को हम सी वेक्टर गेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस में हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का एडिशन आप देखिएगा, जीरो वेक्टर आएगा, अभी आ जाएगा आपके पास। लेट्स सी, तो बात समझ में आई नहीं? ये पहले डेफिनेशन और इसका कोरिलेशन समझिए। आफ्टर दैट सी, अगर आपको वही चीज दिखानी है कि भाई अब इसमें जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या फॉर्मूला बनता है, तो सी हियर, सिंस फ्रॉम द डायग्राम वेक्टर r is equals to vector a plus vector b by the vector addition and by the definition of triangle law of vectors third side, let c be the third side. गेस कर लेते हैं, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल clear, such that this third side will be equal to the negative of the resultant vector, such that c vector is equal to negative of r vector. तो स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ r वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, which is equal to c, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ r वेक्टर कैसे आएगा? आप इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए आपको नेगेटिव ऑफ r वेक्टर दिख गया, नेगेटिव ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू 0, पॉइंट इज क्लियर। ये जीरो सिंपल जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर है आपके पास, जीरो वेक्टर कर दीजिए, या बुकों में आप देखेंगे कहीं जीरो लिखा होगा, कहीं डार्क जीरो कर दिया होगा इसे, ठीक है। तो सी हियर, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द वे a plus b plus negative of vector r is equal to 0 vector. Negative of r is called third side of vector. So here we can say a plus b plus c is equal to 0. This is the triangle law of vector addition. Point is clear, student? So this is the law which is in front of you. So to understand them, pause the video and note down. Now see student, this one is the next definition after triangle law of vectors. Here I will discuss with you the parallelogram law of vectors. So definition is in front of you. तो previous definition में थोड़ा सा change किया है और बाकी definition सब आपके सामने रखिए. According to this definition, or you can say statement of parallelogram law of vectors, it states that if two vectors acting on a particle, same definition है, if two vectors acting on a particle at same time, these two vectors are represented the adjacent side of a parallelogram. Point clear? Vector suppose A and vector B, then the resultant of these two vector will represent, देखिए बच्चों इसका जो रिजल्टेंट आएगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका रिजल्टेंट कहाँ से दिख जाएगा। रिजल्टेंट अगर दो एडजेसेंट वेक्टर होंगे ना तो उसके बीच में से आपके पास जाएगा रिजल्टेंट यहाँ से, बट अब उसके लिए कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर का पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सेम आप देखिएगा बी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर, so near about this, अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करते हैं। सी स्टूडेंट, दिस इज आवर ए वेक्टर, तो ये हमारा दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसको थोड़ा सा पैरेललोग्राम लुक दे देते हैं, इस ए के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एंड इस बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसको एक पैरेललोग्राम लुक दे दिया हमने, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास ये वेक्टर हम बी वेक्टर कहेंगे, इसको हम ए वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। देन कम टू द डेफिनेशन, इफ टू साइड इट एट द सेम टाइम, if they are represented the two side of a parallelogram, then the resultant of these two vector
इस डेफिनेशन से क्या आएगा, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा विल रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो आपको डायगोनल दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक है, विल रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये इसका आपके पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर का स्टेटमेंट और ये उसका डायग्राम। अब इस वाले जो लॉ में यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जो इसको ज्यादा वैल्यू मिलती है, इस वाले लॉ में हम यूज करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मींस आप यहाँ पे यूज करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर यूज होगा कैसे, देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर है। अगर हम ट्रायंगल डिस्कस करते हैं ओ एम एन पी, और डेफिनेशन में एक पॉइंट और था कि एट और फ्रॉम सेम पॉइंट, तो जो डायगोनल होगा ये भी क्या है, इसी सेम पॉइंट ओ से आपका स्टार्ट होगा। मींस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर, तीनों के तीनों यहाँ पे कोई इनिशियल वेक्टर होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आप रीड करिएगा और रिवाइज करिएगा। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नाउ सी इन ट्रायंगल ओ एम एन, इफ यू विल सी हियर द रिजल्टेंट वेक्टर with respect to the triangle OMN, it will be vector A plus vector B। यही तो होगा ना स्टूडेंट, देखिए खुद, वेक्टर A plus वेक्टर B का एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ जो एडिशन है उसी से ही हमने ऐड किए हुए वेक्टर, ठीक है। बस ये वेक्टर इसके पैरेलल लिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जितना एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ तो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यही डायग्राम हमारा अभी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में भी इसी के फॉर्मेट में काम आएगा। तो इसमें हम ये थीटा एंगल यहाँ शो कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर इस लाइन को हम आगे डॉटेड डॉटेड इंक्रीज कर दें, देन यू कैन सी दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल विल बी थीटा। तो सेम एंगल बना रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा हियर आल्सो। पॉइंट इज क्लियर। तो इसको शो करना है, यहाँ कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल OMN वी हैव, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OMN वी हैव वेक्टर R which is resultant vector, or you can say the diagonal of parallelogram R vector is equals to A plus B। Point is clear student। अब देखिए डायगोनल है तो दोनों के लिए कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। सी हियर, अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल OPN, फ्रॉम ट्रायंगल और इन ट्रायंगल OPN एंड हियर आल्सो इन ट्रायंगल OPN। ट्रायंगल में देखिए आपके पास क्या होगा, B एंड A, पहले वेक्टर B है देन उससे ऐड हुआ है वेक्टर A, ठीक है, वेक्टर B प्लस वेक्टर A। तो जब वेक्टर B और वेक्टर A ऐड हुआ है तो यहाँ हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, इस सेंस में R इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को हम सिंबल से R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान देंगे ON वेक्टर। तो ON वेक्टर हमारा R वेक्टर हमने लेट किया हुआ है, दोनों ही कंडीशन में जो वेक्टर ON है वो तो सेम है, ठीक है, बस उसका आंसर क्या आ रहा है, एक जगह A प्लस बी आ रहा है, दूसरी जगह B प्लस A वेक्टर आ रहा है। तो क्या यहाँ से कुछ कंफ्यूजन मिला स्टूडेंट? अगर आपको वेक्टर R लिखने में प्रॉब्लम है या आपको R लिखना समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे ON वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B which is the diagonal of parallelogram। Point is clear? From first and second we can say that A plus B vector is equal to B plus A vector। means यहाँ से हम एक नई कंडीशन भी निकाल सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ओबे लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, मींस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इन विच वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। मींस जब एडिशन करोगे वेक्टर A का B में और वेक्टर B का A में तो दोनों में सेम आंसर है। क्लियर? सो हियर इट इम्प्लाइज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ वेक्टर्स obey which law? Commutative property। commutative property आप ये कह सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, और you can say the vectors are obeying, or here the vectors are obeying
commutative property, or always the vectors, addition of two vectors obey the commutative property. Point is clear, student? So up after the vector addition, after the law of vector in case of parallelogram and in case of triangle, here I will discuss in front of you next topic, which is the magnitude of the resultant vector and its direction. For that I will remain this diagram, इस डायग्राम को ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि इसी डायग्राम से हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. पॉइंट इज क्लियर? सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नाउ सी स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम जिसमें जो चीजों की हमें नीड थी वो हमें वैसे ही रहने दिए, बाकी चीजें इरेज कर दी हैं. द हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन. सो द हेडिंग नेम magnitude and direction of resultant vector. ओके स्टूडेंट, तो कहानी सेम वैसी रहेगी. लेट हमारे पास क्या है, वेक्टर ए एंड बी. वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स at an angle थीटा. मीन्स ये दोनों वेक्टर, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बी वेक्टर मैंने इरेज कर दिया, उसको कंप्लीट कर देता हूँ. वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये एक दूसरे से कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पास दो वेक्टर हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं. ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स and the magnitude, the resultant means magnitude of two. हमें यहाँ पे फाइंड करना है magnitude of resultant of vectors and also the direction of resultant of two vectors. So see here student, इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे फिर से वही पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, डायग्राम को कंप्लीट कर लिया. ये डायग्राम हमारा सेम आ गया. अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे थीटा एंगल था, ये एंगल थीटा कैसे हुआ मैंने आपको समझा दिया. अब जब हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे आर की, तो वो एंगल है ये अल्फा. डायरेक्शन का मतलब हम अल्फा एंगल को फाइंड करेंगे कि कितने एंगल पर ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमें वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, उससे कितना एंगल मीट करता है. पॉइंट इज क्लियर? सो हियर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा. सो वी कैन से दैट स्टूडेंट, देयरफॉर डायरेक्टली लिख देते हैं, resultant of two vectors A and B will be क्या होगा आपके पास, वेक्टर R is equals to वेक्टर A plus वेक्टर B. स्टूडेंट, मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की. एक तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा आपके पास नॉर्मल ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए, पाइथागोरस को फॉलो करते हुए हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस को फॉलो करते हुए समझाएंगे. जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करते समय मैं आपको यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना सिखाएंगे. पॉइंट इज क्लियर? सो सी हियर, फॉर दिस कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. अभी हम आपको ट्रायंगल वाली कंडीशन से समझाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. पॉइंट इज क्लियर? दिस इज आवर परपेंडिकुलर. तो अब यहाँ पे आप नेम दे दो, NL is the perpendicular, this is OMNP सपोज. ठीक है, तो हमारा N परपेंडिकुलर हो गया. नाउ सी, हमें कौन सा ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OLN. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम यहाँ पे केस फाइंड आउट करने वाले हैं किसका, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का. तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो हमारा वेक्टर सेंस में था, तो मैग्नीट्यूड था. अब मैं इसे सब मैग्नीट्यूड के सेंस में लूंगा. तो वेक्टर R जो आपके पास डायरेक्शन है, वेक्टर R का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी इस O से N तक की जो लेंथ निकालेंगे वो R के इक्वल तो होगी, विच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर. पॉइंट इज क्लियर? एंड आफ्टर दैट अगर इस वेक्टर A के बारे में बात करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A विल बी इक्वल टू A. एंड हियर आल्सो द मैग्नीट्यूड अगर हमें B का दिखाना होगा, इट विल इक्वल टू B. पॉइंट इज क्लियर? तो हमने यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी है. ठीक है, तो मैं इन चीजों को हटा देता हूँ. अब आपको सिंपल A, B और R शो होगा. ठीक है, या आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू A, मैग्नीट्यूड ऑफ B आई हैव रिटन B,
magnitude of vector r, I have written r. Point is clear? So listen student, in triangle अब magnitude निकालना है for magnitude of the resultant vector, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें यानी इस r की वैल्यू को फाइंड करना है. क्लियर? सो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी इन ट्रायंगल OLN, in triangle ONN, it is a right angle triangle. So in this triangle, if we apply the Pythagoras theorem, we can write here ON square is equal to OL square, O to L, then L to N plus LN square. तो पाइथागोरस से हमने ये दो चीजें तो लिख दी. स्टूडेंट अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इसकी लेंथ हमें पता है, यहाँ पे A है, इसकी लेंथ भी पता है हमें, यहाँ पे B है. ठीक है, वेक्टर हटा दो. प्रॉब्लम क्या है, हमें ना पता है लेंथ ML की, ना पता है लेंथ NL की. तो थोड़ा सा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है ये ही हल्का सा यूज कर रहा हूँ. और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा. देखिए स्टूडेंट, ये आपका एंगल क्या है, थीटा, और ये एंगल आपको, ये साइड आपको दी है B. मींस जब हमें एक एंगल और एक हाइपोटेनस दिया हुआ है तो रिमेनिंग टू साइड हम फाइंड कर सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे, इसका नेम है ट्रायंगल का MLN. देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. एंड परपेंडिकुलर आपको पता है NL है, हाइपोटेनस आपको पता है MN है, और आपको ये भी पता है कि सिर्फ हमें MN की वैल्यू गिवन है. तो साइन थीटा is equal to NL upon B. So by cross multiplication NL is equal to B sin theta. Point is clear? तो NL की वैल्यू क्या आ गई, B sin theta. And similarly in the same way cos theta is equals to, in this triangle, base upon hypotenuse. Base is our ML, hypotenuse we have given B, it is equals to cos theta. So ML is equal to B cos theta. Point is clear student? समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या हो गया, B cos थीटा. इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, B cos थीटा. तो ये दो पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेव रखिएगा. नाउ अब देखिए जो हमारे पास ON है, ON is the value of R, it is R square simply, no problem. नाउ OL पे फोकस करिए. OL आपके पास दो पार्ट से मिलकर बना है, OM plus ML. यहाँ लिखेंगे OM plus ML होल स्क्वायर, देन LN. LN इज अ, अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम. अब हम सब्स्टिट्यूशन डालेंगे. इट इज आर R स्क्वायर. अच्छा, OM कितना है स्टूडेंट, A, प्लस ML कितना है स्टूडेंट, B cos थीटा. देन LN कितना है स्टूडेंट, B sin थीटा. अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर. यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर भी ओपन करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एक साथ ले लेते हैं स्टूडेंट. R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा एक साथ लिख दिया. देन इन B स्क्वायर को एक साथ लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे. Then B square, it is equal to sin square theta plus cos square theta. And after that, see at the top, now see student here, R square is equal to A square, and this is the formula of sin square theta plus cos square theta, which is equals to 1. So I will write here A square plus B square plus 2AB cos theta. A square plus B square plus 2AB cos theta. Point is clear student? So R is equal to square root of this A square plus B square plus 2AB cos theta. So this R is called magnitude of the resultant vector. So this is the value of magnitude of the resultant vector, and after that I will discuss with you about the direction. So for that, pause the video and note down. Now student, for the direction of this vector,
R. So see, for direction of R, or you can say vector R. So see, अब इस वाले में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा. अल्फा एंगल बना रहा है ना, हम ये लिख सकते हैं सिंस वेक्टर R मेक्स an angle alpha with vector A. So for this condition I will use the formula tan alpha, and for triangle OLN, once again in triangle OLN, right angle triangle है तो इसमें दोबारा से यूज कर लिया हमने. So tan alpha is equal to, you know that it is equal to NL upon OL, NL upon OL, perpendicular upon base. So the value of NL is B sin theta, you can see, and OL is the sum of two sides, means two vectors, you can say length first, and OL we can write here OM plus ML. Now see student, what happens, B sin theta and OM is equals to A, magnitude I am writing here, ML is B cos theta, so it is equals to tan alpha. So this one is the formula of the angle, or you can say the direction of the resultant vector with respect to the horizontal vector A, which is in front of you. And here you can write this formula in this way also, inverse form. It is also inverse function. You will read about the inverse and inverse function in class 12 in inverse trigonometry case. So here the alpha can be calculated. अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा लिखा और ये tan आपके इधर को आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ठीक है. tan इनवर्स रीड ऐसे करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा a प्लस b cos थीटा. क्योंकि स्टूडेंट देखिए हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन से अभी मतलब नहीं, हमें इसका एंगल निकालना है. मैथमेटिकली अगर सोचें तो हम इसका एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं. अब इस tan अल्फा की वैल्यू कंपलसरी नहीं है कि इस अल्फा एंगल की वैल्यू आपके पास वही आएगी जो क्लास 10th और 12th में या 10th और 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में डिस्कस करी है. 30 डिग्री, 0 डिग्री, 15 सॉरी आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इसकी वैल्यू 15 डिग्री भी हो सकती है, 18 डिग्री भी हो सकती है, 7 डिग्री भी हो सकती है. तो इसलिए उसको लिखने का वे हमने इस सेंस में लिख दिया. अब कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि आपके पास आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी. सपोज सॉल्व करते करते आप कहीं इस एक ऐसी वैल्यू पे पहुंचे जहां पे tan अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/5 आ रही है, ठीक है, और वहां पे अल्फा कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा tan इनवर्स 1/5. सपोज इस tan पे आप भेज के इनवर्स फॉर्म में. अब आपको इसकी अगर वैल्यू दी हुई है कि स्टूडेंट साइड में दी होगी हिंट में कि tan इनवर्स 1/5, इमेजिन करते हैं इसकी वैल्यू आपका 7 डिग्री है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ तक वैल्यू पहुंचाई और वहां से कॉपी पेस्ट करके आपने 7 डिग्री लिख दिया. या कुछ और एंगल है, जो भी एंगल हो सकता है, तो खाली एक सिंपल एग्जांपल है. पॉइंट क्लियर. तो अदरवाइज इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी, व्हिच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और सपोज अगर कभी एग्जाम में ये चीज नहीं भी हो आपके पास तो आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है. इतने पे ही आपको पूरे मार्क्स अलॉट हो जाएंगे. पॉइंट क्लियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड बिफोर दिस I explained about the magnitude of the resultant vector. तो अभी हमने ये सब टॉपिक डिस्कस करे. अब थोड़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हालांकि वो आपको मैंने सामने दिखा दिया, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होते हैं, कैसे उसको शो करते हैं. सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नाउ स्टूडेंट्स सी, हियर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर components of a vector. तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपने इसे पढ़ लिया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर हमें सपोज कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, इमेजिन करते हैं दिस इज अ वेक्टर ए, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मोशन इन प्लेन. प्लेन आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे. तो सपोज इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें क्या है, कोई वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए. पॉइंट क्लियर.
अब आपको मैंने पहले समझाया था कि टू डायमेंशनल प्लेन में अगर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हियर अब हमें क्या करना है कि अगर किसी प्लेन में कोई वेक्टर किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है या if a vector acting on a particle which is moving in two dimensional plane, clear, so that time the component of this vector A along the x axis and along the y axis like this. Suppose this is our vector and we have two components of this vector A along x axis and along y axis. So these two components are called perpendicular component of this, means these are perpendicular to each other. Now after this देखिए x एक्सिस के along एक वेक्टर मिल गया आपको, एक मिल गया कंपोनेंट और y एक्सिस के along एक, ठीक है। अब जो x एक्सिस के along कंपोनेंट मिल रहा है तो हम ये हमेशा जो अल्फा एंगल या थीटा एंगल जो बेसिकली हम लेते हैं वो हम along x एक्सिस लेते हैं। तो पॉइंट क्लियर। अब जो आपके पास ये कंपोनेंट आपको मिल रहा है along x एक्सिस, इसको मैंने आपको समझाया भी, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको मैंने आपको समझाया कि इसको हम अगर वेक्टर a है जिसका हमें मैग्नीट्यूड a लेना है कैलकुलेशन के टाइम पे, तो उस केस में अगर हमारा along x एक्सिस कोई कंपोनेंट जाता है तो उसको हम ax वेक्टर से दिखाएंगे और along y एक्सिस कोई कंपोनेंट है तो उसे हम ay वेक्टर से दिखाएंगे। ये सब चीजें पहले डिस्कस कर दी है, बस इसको अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्म है उसमें लेके आ जाऊंगा। तो देखिए इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है स्टूडेंट, और इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इसका डायग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है, OMN का, OMNL का रेक्टेंगल है। तो इसीलिए इस रेक्टेंगल स्ट्रक्चर की वजह से और जो ये दो AX और AY है रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड है और जो कोई हम वेक्टर ले रहे हैं वो रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो इन एडजेसेंट साइड की वजह से इसको बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक क्या होता है उस रेक्टेंगल की लेंथ के अलोंग होता है, ठीक है, एक उसकी लेंथ के अलोंग होगा और एक उसकी ब्रेड्थ के अलोंग होगा, और लेकिन होंगे दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जो आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ के अलोंग वेक्टर होगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट निकलेंगे अभी हमारे इसके। और जो आपके पास वर्टिकल होगा उसको बोलेंगे आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर जो अलोंग y एक्सिस। पॉइंट इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने पीछे बताया था कि हाउ वी कैन राइट दिस साइड इफ वी यूज cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं वेक्टर ax कह दूं थोड़ी देर के लिए इसको y, सो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ax का मॉड हम ax लिख देते हैं, मॉड ऑफ ax कितना होगा ax होगा, ठीक है, मॉड ऑफ ay, सो ax अपॉन दिस a, तो ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, a cos थीटा, ठीक है, तो ये ax जो है आपका a cos थीटा रिप्रेजेंट करेगा। सेम कंडीशन पे ये जो ay है इसके पैरेलल अगर हम लाइन ले जाएं यहाँ पे तो ay हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ay इज इक्वल्स टू a sin थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस ये जो a cos थीटा और a sin थीटा है यही हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास मैंने आपको डिस्कस किया जो a cos थीटा है ये कंपोनेंट, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो आपके पास a sin थीटा कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट, बीच का एंगल 90 डिग्री। पॉइंट इज क्लियर। तो बस ये चीज आप ध्यान देना। और थीटा कौन सा एंगल होता है, जो एक वेक्टर आपका है, जो भी गिवन वेक्टर होगा जो x एक्सिस से क्रिएट करेगा एंगल थीटा, मैक्सिमम x एंगल से ही डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्लियर। सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ax को आपने लिखा है a cos थीटा, ay को आपने क्रिएट किया है a sin थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ax और ay के सेंस में डायरेक्टली आप रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना था, आपको पता था कि आपका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो होता है स्क्वायर रूट ax स्क्वायर और ay स्क्वायर। और मैं चेक करके बताता हूँ कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, बाय टेकिंग दीज वैल्यूज, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है a वो आपको कैलकुलेशन में मिलेगा। लेट्स सी, देखिएगा, देखिए स्टूडेंट ax is equal to a cos theta whole square, this is a sin theta whole square,
ठीक है, sin थीटा होल स्क्वायर. नाउ टेकिंग कॉमन a स्क्वायर, after that sin square theta plus cos square theta, and you know that the value of this is 1, so a square into 1, it is equal to a square square root of a square, so this will be equal to a. तो क्या रिजल्ट मिला आपको कि ये वैल्यू इसके इक्वल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, a is equals to square root of a square, ax square और ay square. तो ये हमारे पास रिजल्टेंट भी आ गया या मैग्नीट्यूड भी आ गया आपके पास किसी वेक्टर a का. अब अगर इस वेक्टर को आपको सपोज वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को, आपको पता है कि आपके पास वेक्टर a के दो कंपोनेंट है और आप उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं. वेक्टर a को आप कैसे लिखेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था. आप उसे लिखेंगे वेक्टर a ऑफ i कैप, क्लियर. आफ्टर दैट प्लस आपके पास लिखेंगे आप उसे, इसको थोड़ा ax लिखेंगे, सॉरी वेक्टर नहीं लगाएंगे, एंड ay ऑफ j कैप. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लिखा. सी स्टूडेंट, अगर हम इनिशियली जाएं इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के, तो इसको हम लिखेंगे इनिशियली अगर जाएं वेक्टर ax एंड वेक्टर ay, x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का वेक्टर एंड y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का वेक्टर. एंड आपको पता है x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर है वो i कैप है. तो i कैप इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ax वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ax वेक्टर. मॉड ऑफ ax वेक्टर हमारे पास, उसको हम ax भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगले स्टेप में उसे हम ये लिख सकते हैं ना, ax i कैप. तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो हमारे पास न्यूमेरिकल में दिए होते हैं वो इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं, ठीक है. ax देखिएगा, इसका क्या बन जाएगा, ax i कैप प्लस इसके लिए क्या बन जाएगा, ay j कैप. पॉइंट क्लियर. ये 2 डायमेंशनल में आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए. लेकिन ऐसे ही अगर आप 3 डायमेंशनल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बात करेंगे, तो आप वेक्टर a को सीधा ऐसे लिख देंगे, ax i कैप, ay j कैप एंड az, उसमें z एक्सिस भी आ जाएगी और साथ में उसके लिए यूनिट वेक्टर k कैप. तो आपकी इक्वेशन न्यूमेरिकल वाली जो आपको मिलेगी वो इस फॉर्मेट में मिलेगी. पॉइंट इज क्लियर. नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट, एक पॉइंट इसका सेव रह गया, यहाँ पे बैलेंस रह गया. इतना सब डिस्कशन करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे बचा है इसका. अगर सपोज इस कंडीशन में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालूं या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आप ऐसे कह दें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आपको दी. सो इन दिस कंडीशन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से. देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ax अपॉन ay अपॉन ax, सॉरी ay अपॉन ax. तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ay अपॉन ax. बात समझ में आ रहा है. अब ay और ax आपके पास क्या है, वैल्यू देख लेंगे, जितनी भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा. अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कुछ. लेट सॉरी, क्वेश्चन ये है कि अ वेक्टर वेट अ फोर्स acting on a body at an angle theta is equals to 30 degree with respect to its horizontal मोशन मींस जो बॉडी है उसको हॉरिजॉन्टल मोशन फाइंड आउट करवा, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है कोई बॉडी लाइक दिस, और उस पे कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है. इस हॉरिजॉन्टल मोशन से 30 डिग्री पे एक फोर्स एक्ट लगाया जा रहा है. बाय दिस फोर्स द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द डायरेक्शन O to M सपोज, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज हाउ मच न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन सपोज, ठीक है. 10 न्यूटन का फोर्स हमने एक्ट किया है at an angle 30 degree with respect to the horizontal motion or with respect to horizon. Find its horizontal h component
and V component, vertical component. Clear? Find its horizontal component and vertical component. So for this condition you can see, if suppose ये फोर्स अगर हमारा 10 न्यूटन का है तो डायरेक्टली हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ये जो कंपोनेंट होगा आपका f cos थीटा है, अब आपको सब डिटेल में बताया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं f sin थीटा. दिस इज कॉल्ड fx, पॉइंट क्लियर, एंड दिस इज कॉल्ड fy, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है. तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन में सीधा लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड फोर्स वी हैव गिवन 10 न्यूटन. सो फॉर दिस कंडीशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h कंपोनेंट विल बी, कितना होगा इस फोर्स के लिए, h कंपोनेंट जो fx है, मैग्नीट्यूड ऑफ h कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट विल बी f cos थीटा, एंड f cos theta means cos 30, and you know that the value of cos 30 root 3 by 2. So the value of force is 5 root 3 Newton along the direction of x axis. Clear? अब इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, चलिए देखिए, इसको अगर सपोज हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लिखेंगे fx वेक्टर. क्या होगा, इसमें जो मैग्नीट्यूड है ना fx का, उसके साथ हम i कैप को ऐड कर देंगे, तो इट विल बी fx वेक्टर इज इक्वल्स टू fx कितना है, 5 रूट 3 i कैप. पॉइंट इज क्लियर. Similarly, now the value of fy is equals to, means vertical component, f sin theta is in front of you, so it will be f means 10 sin 30. sin 30 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 1/2. सॉल्व किया, इट विल बी 5 न्यूटन. और अगर आप इसको वेक्टर के सेंस में लिखना चाह रहे हो, so you will write fy vector is equals to fy of j cap. So it will be the value of fy value is 5 Newton and j cap. Point is clear. अब स्टूडेंट इसके बाद fy आपको मिल गया, fx आपको मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सो द वेक्टर फॉर्म, अगर आपसे पूछा है वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करो ऑफ फोर्स, सो यू विल राइट दिस, vector f is equals to fx vector plus fy vector, and you know that fx vector is this and fy vector is this, so you will write 5 root 3 I cap plus 5 j cap. You can take common 5 if you want. This is the vector form of the applied force with respect to the horizontal component and vertical component. Point is clear. तो ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे. कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे क्या होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होते हैं आपके पास, उन दोनों के बिटवीन एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का. ध्यान रखिएगा. तो कभी आपसे किसी क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन भी पूछ लेंगे और उसके लिए कंडीशंस आपको अलग दी होंगी. सो स्टूडेंट, इन टॉपिकों को समझें और बार बार रिवाइज करें जितने भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं. सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन.